रूस में इन दिनों पुतिन ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं। पुतिन ने सुरक्षा परिषद की बैठक भी बुलाई थी। यूक्रेन से युद्ध के बीच माना जा रहा है कि तमाम कवायद यूक्रेन के लिए है, लेकिन जर्मनी की खुफिया विभाग के मुताबिक रूस में यूरोप को लेकर भी रणनीति बन रही है। इन दिनों जर्मन खुफिया प्रमुख ने दावा किया है कि रूस कभी भी यूरोप पर हमला कर सकता है। नेटो ने एक बार फिर स्टीफास के नाम से युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी है। खतरा रूस से है, इसलिए परमाणु हमले से निपटने का अभ्यास किया जा रहा है। रूस का एक सीक्रेट मिशन, जिसे पूरा करने के लिए मिसाइलों का स्टॉक तैयार हो रहा है। रूस के घातक Tu-160 बॉम्बर लगातार अभ्यास कर रहे हैं। पुतिन कभी सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुलाते हैं तो कभी सीनियर जनरल्स के साथ मीटिंग करते हैं। पूरी दुनिया को यही लग रहा है कि रूस यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। दुनिया को लग रहा है कि यूक्रेन पर और तेज रफ्तार से हमला होगा। यह भी लग रहा है कि रूस यूक्रेन विजय की नई रणनीति बना रहा है। लेकिन पुतिन के इस सीक्रेट मिशन की जानकारी अब लीक होने लगी है। रूस की जासूसी करने वाले पश्चिमी देशों को पुतिन के प्लान का अंदाजा होने लगा है। जर्मनी के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूरोप पर हमला करने वाला है। रूस ने ड्रोन और जेट से यूरोप को परखा है। यूरोप की सीमा की जानकारी ली गई है। जर्मनी के खुफिया विभाग के चीफ ने एक दिन पहले ही दावा किया है कि रूस के साथ कभी भी संग्राम छिड़ सकता है। जर्मनी की संघीय खुफिया सेवा के लिए अध्यक्ष मार्टिन जैगर ने कहा, पुतिन यूरोप की सीमाओं का टेस्ट करने के लिए तैयार हैं और किसी भी समय टकराव हो सकता है। यूक्रेन में जीत हासिल करने के लिए रूस नेटो को कमजोर करने की योजना बना रहा है। यूरोप पर भीषण हमले की तैयारी हो रही है ताकि फ्रांस, जर्मनी जैसे देश जंग में उलझ जाएं। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बेलारूस में ऑरेशनिक मिसाइल से हमले की प्रैक्टिस की गई। यह वही मिसाइल है जो एक साथ 6 ठिकानों पर परमाणु हमले में सक्षम है। बेलारूस में पिछले महीने युद्धाभ्यास किया गया। अब बेलारूस की सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा गया है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको यूरोप को कई बार चेतावनी दे चुके हैं। नेटो के एक्सपर्ट भी रूस से बढ़ रहे खतरे को समझ चुके हैं, इसलिए परमाणु युद्ध की तैयारी भी चल रही है। नेटो के देश परमाणु हमले के दौरान कैसे तालमेल बिठाकर पलटवार करेंगे, इसका अभ्यास शुरू हो गया है। और नेटो भी युद्ध की तैयारी में है और युद्धाभ्यास की शुरुआत हो चुकी है। नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ब्रिटेन और डेनमार्क के एयरबेस से युद्धाभ्यास हो रहा है। 14 देशों की सेना युद्धाभ्यास में शामिल हुई है। नेटो युद्ध होने पर परमाणु तैनाती का अभ्यास कर रहा है। कुल 70 एयरक्राफ्ट से अभ्यास किया जा रहा है। युद्धाभ्यास में इन देशों से F-35A फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। ये परमाणु हमले में सक्षम है। ग्रिपेन फाइटर जेट भी युद्धाभ्यास में शामिल किए गए। F-A-18 हॉर्नेट जेट से भी अभ्यास किया जा रहा है। तो देखिए, नेटो का भी युद्धाभ्यास अब यहां पर जारी है क्योंकि उनको खतरे का आभास है। और ये F-35 फाइटर जेट, ग्रिपेन फाइटर जेट, इसके अलावा F-18 हॉर्नेट, ये सब इस युद्धाभ्यास में शामिल है।
ब्रिटेन ने रूस और नेटो के पूर्वी हिस्से के बीच सीमा पर 12 घंटे की गश्त के लिए 2 रॉयल एयरफोर्स निगरानी विमान तैनात किए हैं। ब्रिटेन ने RC-135 इलेक्ट्रॉनिक खुफिया निगरानी विमान भेजा है। इसके साथ ही P-8A समुद्री गश्ती विमान भी तैनात किया गया है। उत्तरी यूरोप से काला सागर तक सर्विलांस जारी है। दोनों ब्रिटिश विमान विश्लेषण के लिए अहम डेटा जुटाने में सक्षम हैं। दोनों विमान रूस के आसपास की खुफिया जानकारी हासिल कर रहे हैं। RC-135 विमान रूसी विमानों और सेना के संचार सिस्टम में भी जासूसी करने में सक्षम है। माना जा रहा है कि रूसी सेना आर्कटिक, बाल्टिक और ब्लैक सी हिंटरलैंड के देशों पर एक साथ ऑपरेशन शुरू कर सकती है। अमेरिका रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा सकता है। रूस को फिक्र टॉमाहॉक मिसाइलों को लेकर भी है। ऐसे में रूस इसका जवाब देने के लिए जंग का विस्तार कर सकता है। पहला विकल्प बेलारूस है। बेलारूस से परमाणु हमला कराया जा सकता है। बेलारूस पर प्रतिबंधों के दौरान रूस मदद कर सकता है। रूस के लिए एक और विकल्प है जो यूरोपीय देशों से घिरे हैं। कैलिनिनग्राद का कोई भी सिरा रूस की जमीनी सीमा से नहीं लगता। एक सुवाल्की कॉरिडोर है जो कैलिनिनग्राद को बेलारूस से जोड़ता है, जबकि लिथुआनिया और पोलैंड दोनों की जमीनी सीमा इससे लगती है। इसलिए दूसरा विकल्प कैलिनिनग्राद हो सकता है। रूस कैलिनिनग्राद को स्वतंत्र देश घोषित कर सकता है। वहां रिमोट से चलने वाली सरकार बनाई जा सकती है। माना जा रहा है कि पुतिन के पास भविष्य के लिए कई विकल्प हैं, जिसका इस्तेमाल होगा। इंग्लिश चैनल के करीब रूसी पनडुब्बी के होने का पता चला है। पनडुब्बी में खराबी आने की वजह से उसे समुद्र की सतह पर लाया गया है। इस बीच संदेहास्पद हालत में यूक्रेन का एक कार्गो विमान डूब गया। और काला सागर में यूक्रेन का एक कार्गो जहाज डूब गया। बुल्गारिया के करीब यह हादसा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज के निचले हिस्से में पानी भर गया था। अब सवाल है कि जहाज में अचानक छेद हुआ कैसे। हालांकि फौरन क्रू मेंबर्स को बुल्गारिया से मदद मिली। तुर्की का जहाज भी मदद के लिए पहुंचा। रोमानिया ने भी मदद की और सभी क्रू मेंबर्स बचा लिए गए। मोल्दोवा भी रूस का अगला टारगेट हो सकता है। क्योंकि मोल्दोवा की यूरोपीय संघ समर्थक पार्टी PAS ने संसदीय चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। अब रूस ने धमकी दी है कि मोल्दोवा का भी यूक्रेन जैसा हाल हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन भी नेटो में शामिल होना चाहता था। फिलहाल बाल्टिक सागर के ऊपर नेटो ने पेट्रोलिंग तेज कर दी है। नेटो सेना की मौजूदगी का एहसास भी रूस को कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जैस्म क्रूज मिसाइल दे सकता है अमेरिका। तो अमेरिका यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें देने जा रहा है। इस बात से पुतिन और उनकी सेना इतनी क्रोधित हो गई है कि ज़ेलेंस्की को सत्ता से उखाड़ फेंकने का उसने बारूदी अभियान लॉन्च कर दिया है। रूसी सेना अब यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को पूरी तरह से तबाह करने का अभियान शुरू कर चुकी है। सर्दी में कीव समेत यूक्रेन के 15 शहरों में ब्लैकआउट का लक्ष्य है। ऑपरेशन अंधेरा के जरिए पुतिन या तो ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट कर सकते हैं या फिर यूक्रेनी फोर्स को सरेंडर के लिए मजबूर कर सकते हैं। यूक्रेन में भड़की ये बारूदी आग सर्दी वाले संग्राम का ऐलान कर रही है।
विनाश की ये ज्वाला पुतिन के ऑपरेशन विंटर का परिणाम है। पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने विंटर वॉर का अंतिम चैप्टर लॉन्च कर दिया है। क्रेमलिन ने सर्दियों में यूक्रेन की तबाही का बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है। रूसी फौज अब यूक्रेन में इसी नई रणनीति के तहत हमले कर रही है। रूस की थल सेना यूक्रेनी शहरों पर तेजी से कब्जा कर रही है, तो रूसी एयरफोर्स नागरिकों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है। रूसी वायुसेना अब यूक्रेन के पावर स्टेशन, पावर ग्रिड, गैस स्टेशन, गैस पाइपलाइन, ऑयल रिफाइनरी को बर्बाद कर रही है, जिससे यूक्रेन में हर बीतते दिन के साथ बिजली, गैस और पेट्रोल की कमी होती जा रही है। सूरत हाल यह है कि आने वाली सर्दियों में यूक्रेन के पास पर्याप्त मात्रा में बिजली, गैस और पेट्रोल नहीं होंगे। यूक्रेन में गैस, तेल, बिजली और जल संकट इसलिए गहराता जा रहा है क्योंकि पुतिन के आदेश पर रूस की सेना ने यूक्रेन में ऑपरेशन पावर कट लॉन्च कर दिया है। रूसी सेना न सिर्फ पूर्वी यूक्रेन बल्कि मध्य यूक्रेन में मौजूद यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट कर रही है। दरअसल रूस एनर्जी सेक्टर को ध्वस्त कर सर्दी में यूक्रेन को अंधेरे में धकेल देना चाहता है। यानी सर्दी में ऊर्जा विहीन यूक्रेन जमने और ठिठुरने पर मजबूर हो सकता है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के पास सरेंडर के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। फिलहाल यूक्रेन में क्रेमलिन का यह ब्लैकआउट प्लान काफी हद तक कामयाब होता दिख रहा है। और रूस के हमलों की वजह से पूर्वी यूक्रेन के 7 प्रांतों में हालात बहुत खराब हो गए। यहां रह रहे यूक्रेनी लोगों के सामने बिजली, पानी और तेल का संकट खड़ा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक एनर्जी सेक्टर पर रूसी हमले की वजह से यूक्रेन में गैस उत्पादन की क्षमता में 50% की कमी आ गई है। ऑयल रिफाइनरी पर हमले की वजह से यूक्रेन में तेल उत्पादन क्षमता 37% की गिरावट आ गई है। बिजली उत्पादन की बात करें तो इसमें 33% की कमी आई है। पूर्वी यूक्रेन के 7 प्रांतों में बिजली संकट है। यूक्रेन के 9 प्रांतों में पानी की किल्लत हो गई, लेकिन यह तो शुरुआत भर है। रूसी सेना यूक्रेनी ऊर्जा ठिकानों को जिस तरह से जला रही है, उससे सर्दी में ज़ेलेंस्की सरेंडर करने पर मजबूर हो सकते हैं। रूसी एयरफोर्स अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है जिसके बिना यूक्रेनी नागरिकों के लिए सर्दियां काटना मुश्किल हो जाएगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यूक्रेन में रूसी सेना ने जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। सबसे भीषण हमले खार्किव में किए गए हैं। रूस ने खार्किव में गाइडेड बम से एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया। हमले की वजह से खार्किव के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। खार्किव में रूसी एयरफोर्स ने अस्पताल पर भी हमला किया। अस्पताल के पास विस्फोट में कई लोग जख्मी हो गए। सूबी में रूस ने यूक्रेन के पावर स्टेशन को जला दिया। क्रामातोरस में विस्फोट की वजह से स्कूल की इमारत और सरकारी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। रूस के जबरदस्त हमलों की वजह से पूर्वी यूक्रेन के कई बड़े शहरों में सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम और हीटेड वाटर सप्लाई ठप पड़ गई है।
रूसी अटैक की वजह से यूक्रेन के सैन्य वाहनों को या तो तेल सप्लाई नहीं हो पा रही है या कम हो गई है। अस्पताल तबाह होने से घायल सैनिकों का इलाज नहीं हो पा रहा है। और यूक्रेनी एनर्जी सेक्टर पर रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के लिए यह सर्दी बहुत विनाशकारी साबित हो सकती है। और यह बात किसी और ने नहीं बल्कि नीपर के मेयर बोरिस फिलातोव ने कही है। फिलातोव ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। यह है बोरिस फिलातोव जो कि नीपर के मेयर हैं। वो कह रहे हैं सर्दी जितनी देर से आए उतना ही अच्छा है। उनका कहना है कि पूर्वी यूक्रेन में मौजूदा स्थिति बहुत भयावह है। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि रूसी हमलों से एनर्जी सेक्टर को नुकसान पहुंचा है। आप जानते हैं लगातार हम आपको इस बारे में रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। लोग सर्दी की तैयारी अभी से शुरू कर दें क्योंकि ये सर्दी बहुत भयावह होने वाली है। उनके हिसाब से आने वाली सर्दी बहुत मुश्किल होगी, ये कह रहे हैं बोरिस फिलातोव जो कि मेयर है नीपर के। अब सवाल ये यही है कि पुतिन सेना जिस ऑपरेशन ब्लैकआउट के तहत हमले कर रही है उसको रोकने के लिए आखिर ज़ेलेंस्की किस प्लान पे काम कर रहे हैं। आइए हम आपको इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन पर अब सर्दी में सरेंडर का खतरा मंडराने लगा है। लिहाजा सरेंडर को टालने के लिए यूक्रेनी फोर्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। टॉरस में पोक्रोवस्क के पास यूक्रेन ने रूस के 80 से ज्यादा सैनिकों का खात्मा कर दिया। खेरसोन में यूक्रेन ने मिग-29 विमानों से जबरदस्त बमबारी की। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी फोर्स ने रूसी सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। क्रीमिया में यूक्रेन ने पावर स्टेशन पर हमला कर क्रीमिया ब्रिज की बिजली सप्लाई को काटने की कोशिश की। क्रीमिया में यूक्रेन ने फेदोसिया तेल डिपो, थर्मल पावर प्लांट और 2 पावर स्टेशन को भी टारगेट किया। क्रीमिया में ही यूक्रेन ने रूस के सैन्य बेस पर हमला किया। रूस के 5 टैंक बर्बाद हो गए। यूक्रेन अपनी हार या सरेंडर टालने के लिए पूरी शक्ति से पलटवार कर रहा है, लेकिन रूसी सेना जिस तरह से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है उससे यूक्रेन की पराजय हर बीतते दिन के साथ और करीब आती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।